हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, ये अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई और नीट क्लियर करने का। तो आप लोग वॉच कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, मतलब यहाँ पे मैग्नाब्रेन्स अगर आप हैं क्लास 8, 9 या 10th में तो मैग्नाब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है एनटीएससी की तैयारी, ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी और फाउंडेशन कोर्स की तैयारी। तो यस, आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए मैथ्स की अगर फाउंडेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके काम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले बताएं जब आप मैग्नाब्रेन्स से जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर टॉपिक का अपना एक थ्योरी पार्ट का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, उस एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक थ्योरी के लिए आपको यहाँ पे डीपीपीस प्रोवाइड की जाती हैं और डीपीपीस के साथ में उन डीपीपीस के सॉल्यूशन वीडियो भी देते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड होते हैं ये 500 प्लस आपको यहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर टॉपिक वाइज। तो इस तरीके से मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे हर चीज का सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है पार्ट 5 आपके प्रैक्टिस शीट का। तो जो टॉपिक आप वॉच कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में शीट नंबर 5, पूरी उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट थ्योरी और चारों शीट डीपीपीस के साथ में जो प्रैक्टिस शीट 4 तक मैंने पूरे आपको सॉल्यूशन वीडियोस दिए थे वो पूरे आपने वॉच किए होंगे। ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है प्रैक्टिस शीट नंबर 5, जिसमें अगेन आपको 10 क्वेश्चंस पूरे इस वीडियो में मिलेंगे। तो लास्ट तक क्वेश्चंस को वॉच करिए। पहला सवाल आपके सामने, तो इस प्रकार से ये जो पहला सवाल है ये क्या बोल रहा है, तो 90 कॉइन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी, क्यू एंड आर। कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए, तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो दिए हैं वो 90 दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें इन्होंने बोला है 90 है। क्लियर? चलिए, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 90 है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पी, क्यू और आर के बीच में इस तरीके से कि पी को जो नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स पी गेट, पी को जो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं वो कितने हैं, 2 टाइम्स, ट्वाइस एज मैनी कॉइन्स एज क्यू। तो 2 टाइम्स उतने कॉइन जितने क्यू को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू। अब क्यू को कितने मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्यू गेट, क्यू को कितने मिल रहे हैं, तो इसका भी डाटा दिया होगा। एंड क्यू गेट्स थ्राइस, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स एज मैनी कॉइन्स एज आर गेट। तो इसको कितने मिल रहे हैं, जितने आर को मिल रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब आर को कितने मिल रहे हैं तो ये हमें नहीं दिया और हमें यही फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स आर गेट। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स जो आर को मिल रहे हैं वो एक्स है, तो हम ऐसा बोल देते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स आर गेट। ठीक है, तो हम बोल देते हैं आर को एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं। अगर आर को एक्स मिल रहे हैं तो दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉइन क्यू गेट, ये कितने होंगे, तो क्यू को मिल रहे थे 3 टाइम्स ऑफ आर, तो 3 टाइम्स ऑफ आर मतलब 3x, क्योंकि आर को तो x मिले तो क्यू को मिले होंगे 3 टाइम्स ऑफ आर, तो 3 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? एंड सिमिलरली हम ऐसे ही बोलेंगे कि सिमिलरली नंबर ऑफ कॉइन्स पी गेट, पी को कितने मिलेंगे, तो P को यहां पे मिल रहे थे कितने, 2 टाइम्स ऑफ Q, Q को मिले हैं 6x, तो 2 टाइम्स ऑफ 3x। क्लियर है? तो Q को क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ x मिले, Q को क्योंकि 3x मिले हैं, तो यहां पे P को मिलेंगे 3x का 2 टाइम्स, तो मतलब 6x। तो ये कुल मिला के आपका क्या आया, यहाँ पे मैं अगर पेन चेंज करके आपको हाईलाइट करवा दूं तो यहाँ पे R को मिले हैं x कॉइन, Q को मिले हैं 3x कॉइन और P को मिले हैं 6x कॉइन। ये थे नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, वो ये कि अगर इन ऑल टोटल देखूं
तो P प्लस Q प्लस R को मिल आके टोटल 90 कॉइन्स आपने बांटे थे, ये दिए हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो P को आपने कितने दिए हैं, फाइनली P को आपने दिए हैं 6x प्लस Q को आपने कितने दिए हैं, तो Q को आपने दिए हैं 3x और R को कितने दिए हैं, तो R को दिए हैं x। इन सब का सम टोटल आ रहा है 90 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, तो हम कहेंगे 10x की जो वैल्यू आ रही है वो 90 आ रही है और x की जो वैल्यू आ रही है वो 90 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो 9 है। कितने कॉइन्स हैं x के लिए, तो x के पास फाइनली मतलब x एक क्या था, x था वो नंबर ऑफ कॉइन्स जो r को मिले थे। तो r को टोटल कितने मिले हैं, तो r को मिले हैं 9 कॉइन। तो मैं कहूँगा यहाँ पे मेरा आंसर डी ऑप्शन है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स r गेट, तो r को मिले हैं टोटल 9 नंबर ऑफ कॉइन्स। कैसे सॉल्व करना था, पूरी उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 1 समझ आ गया होगा। क्लियर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को एक लाइक जरूर देते हुए चलिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस शीट में जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कुछ इस प्रकार से। क्या बोल रहा है, अगर p वैरीज इनवर्सली विथ रूट y, ये बोल रहा है कि अगर p वैरी करता है इनवर्सली का मतलब 1/√y बोल दे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये वैरी करता है और ये कह रहा है अगर y की वैल्यू 2 है, उस समय p की वैल्यू 40 आ रही है, तो आप बताइए अगर मुझे p की वैल्यू 20 चाहिए तो y की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, तो वैरीज इनवर्सली मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा था, वो ये कि आप दो कॉलम बना लीजिए। मैं ऐसा बोल देता हूं कि p और y के बारे में हमसे बात की गई है, तो p और y के बारे में हमसे बात की गई है। p ये कह रहा है अगर 40 है तो इस केस में जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। क्लियर, और ये दोनों वैरी करते हैं इनवर्सली मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो वो कह रहा है अगर p की वैल्यू 20 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जब मैंने आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया था तो मैंने आपको बताया था जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, और जब एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखना, हमें क्लियरली बोल के बताया है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अगर p की वैल्यू 40 थी तो y 2 आ रहा है, और अगर मैं p की वैल्यू 20 कर दूं, मैं p की वैल्यू को कम कर रहा हूं, तो कॉमन सी बात है y की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर p की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। यही तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करिए, इस तरीके से चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। क्लियर, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो p वाली क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं एज a, ठीक है, और y वाली वैल्यू को अगर मैं b ले लेता हूं तो ये क्वांटिटी हो जाएगी a1, ये क्वांटिटी हो जाएगी a2, ये क्वांटिटी हो जाएगी b1, ये क्वांटिटी हो जाएगी b2। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। तो जब मैंने इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन करवाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूज होने वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो x1 अपॉन y1 होता, वहां पे डिवीजन होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज को उठाऊंगा तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। दैट मीन्स अगर ये फॉर्मूला हम ना लिखें तो जो वैल्यूज हमने दी हैं a1 a2 b1 b2, तो वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि a1 मल्टीप्लाइड विथ b1 which is equals to a2 multiplied with b2। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं x1 y1 ना बोल के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a1 की वैल्यू हमें दी है 40 मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, b1, तो b1 की वैल्यू है 2 which is equals to a2 की वैल्यू मुझे दी है 20, तो b2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ b2 की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो यस, b2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाइनली ये जो b2 की वैल्यू आएगी ये आएगी 40 मल्टीप्लाइड विथ 2/20, और 0 से 0 गया, 2 से ये 4 गया, तो b2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट इज 4 आएगी। तो फाइनली b2 की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है।
बात समझ आई? अगर आपकी P की वैल्यू 20 है तो P की वैल्यू अगर 20 है तो Y की जो वैल्यू है, मतलब Y को हमने B2 माना, तो यहाँ पे जो Y की वैल्यू है वो 4 आएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर है आपका C ऑप्शन। जल्दी से C ऑप्शन को टिक कर लीजिए और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतने प्यारे सवाल आपके पूरे वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। क्लियर? चलिए, और साथ में लाइक भी करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल रेज्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे इस सवाल को समझना, ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? तो ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर पे आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। वो आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक फिक्स चार्ज है। एंड अ वेरिएबल चार्ज, और एक चार्ज है जो कि वैरी करता है, ठीक है। कैसे वैरी करता है? तो ये कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। कैसे वैरी कर रहा है चार्ज? तो जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, वो वैरी कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वॉट्स ऑफ पावर कंज्यूम्ड। तो आप जब भी बिल देखेंगे तो आपके बिल में 2 पार्ट है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है वो वैरी करता है। तो एक है वेरिएबल चार्ज। अभी फिक्स्ड चार्ज अगर मैं x मान लूं तो वेरिएबल चार्ज को हम y बोल देते हैं। फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज x रुपीज एंड वेरिएबल चार्ज इज y रुपीज। ये जो y चीज है ये वैरी करता है, वेरिएबल चार्ज ये वैरी करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना वॉट घर में कंजप्शन कर रहे हैं। और कैसे वैरी कर रहा है? तो ये डायरेक्टली वैरी कर रहा है, मतलब x हमारा था फिक्स चार्ज, इसको ऐड करोगे जब वेरिएबल चार्ज के साथ, तो वेरिएबल चार्ज जो है वो वैरी कर रहा है, किसके साथ? डिपेंड करता है आप कितना वॉट यूज कर रहे हो, कितना वॉट आप पावर कंज्यूम कर रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। तो फाइनली x प्लस वाई, और y के साथ यहाँ पर आएगा जितना भी वॉट आप यूज कर रहे हो। तो जो भी आप वॉट यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू इस y चार्ज के साथ, ये ऐसे ही है जैसे यूनिटरी मेथड नहीं होता कि हमने एक टॉफी ली है, एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की होंगी। तो ये वैसे ही है कि अगर 1 वॉट का चार्ज इतना है तो जितना भी वॉट ये लोग बोलने वाले हैं उतने वॉट का चार्ज कितना, तो ये पूरा मिलके एक वेरिएबल चार्ज बना रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल चार्ज जब फिक्स चार्ज में ऐड होता है तो जाके हमें वो लोग कॉस्टिंग देते हैं, टोटल बिल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अगर हम यहाँ पे आगे रीड करें तो हमें क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। हमें ये बोल रहे हैं कि 500 रुपए का अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ ₹500 इज चार्ज फॉर कंज्यूमिंग 125 वॉट। वो कह रहा है कि अगर 500 रुपए हमें चार्ज मिल रहा है और मैं अगर 125 वॉट बिजली यूज कर रहा हूं, तो 125 वॉट का अगर 500 रुपए चार्ज मिल रहा है किसी मंथ में, इन अ पर्टिकुलर मंथ, किसी एक मंथ में, तो द रेशियो ऑफ द अमाउंट चार्ज्ड फॉर, अब देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया है? 400 रुपीज का, नहीं सॉरी 400 वॉट्स का। 400 वॉट टू का मतलब जो आगे लिखा है वो न्यूमरेटर में रहेगा, 2 के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो 400 वॉट टू दैट ऑफ 500 वॉट इज 21:25। ये हमें इन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे लिखना है, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी। कैसे 2 इक्वेशन बनेंगी इस पे ध्यान देना। हम बोलेंगे कि अगर एक फिक्स्ड चार्ज है और अगर मैं 125 वॉट की बिजली यूज कर रहा हूं तो इस 125 वॉट का भी अपने आप में कुछ एक वेरिएबल चार्ज है। तो वो जो चार्ज है वो कितना है वो भी हमें नहीं पता, फिक्स चार्ज कितना वो भी हमें नहीं पता। ये दोनों बिल में ऐड होके हमें मिल रहे हैं 500 रुपीज। एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी। क्लियर है ये चीज? तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। अभी आगे वो हमसे क्या बोल रहा है? आगे वो हमसे बोल रहा है अगर मुझे रेशियो दिया है, किसका? मुझे रेशियो दिया है 400 वॉट कंजप्शन का, किसके साथ? 500 वॉट कंजप्शन। मान लीजिए एक ही गली में 2 घर हैं,
बगल वाले के यहाँ पे जो बिजली यूज हो रही है 400 वॉट यूज हो रही है, हमारे यहाँ पे जो यूज हो रही है 500 वॉट यूज हो रही है। अगर दोनों के बिल का रेशियो देखा जाए तो वो रेशियो मुझे इन्होंने कितना दिया है 21:25 का, तो यहाँ पे 21:25 का मुझे रेशियो दिया है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब ये देखना 400 वॉट का बिल आया, तो 400 वॉट का बिल कितना आया होगा। अगर इस चीज को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो, हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि 400 वॉट का बिल आया होगा x प्लस 400 इंटू वाई, ये बिल का कॉस्ट आया होगा। ठीक है, ऐसे ही 500 वॉट का बिल कितना आया होगा, तो ये आया होगा x प्लस 500 इंटू वाई। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि जो बिल आ रहा है उस बिल में फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज इंक्लूडेड है। फिक्स चार्ज तो एक फिक्स रेट है, मान लो 10 रुपये, 100 रुपये, 500, 300 रुपये। ये मान लीजिए कि बिजली कंपनी कह रही है कि हर महीने आपको, ये तो कंपलसरी है, हम आपके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज आपको देना ही है। प्लस आपको जितना वॉट आप यूज़ कर रहे हो, हम जो सप्लाई कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस का आप जो यूज़ कर रहे हो उसका भी एक चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कितना यूज़ किया वो मल्टीप्लाई होगा उस चार्ज के साथ, तो ये टोटल बिल आएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अभी देखो, हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, किसको, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हम अभी सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम खेलेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 25 जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ब्रैकेट में x प्लस 400y विच इज इक्वल्स टू 21 के साथ ये वाला डिनोमिनेटर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 500y। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो है 25x प्लस 25 मल्टीप्लाइड विथ x इज 25x एडेड विथ 25 इंटू 4 इज व्हाट, तो 25 इंटू 4 विल गिव यू 100। क्लियर? और ये दो जीरो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएंगे और y मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 21 इंटू x इज व्हाट, तो दिस इज 21x एडेड विथ 21 इंटू 5 इज व्हाट, तो 21 इंटू 5 इज 105 और दो जीरो इस 500 के साथ भी थे, 5 के साथ भी थे, तो ये दो जीरो यहाँ पे आ जाएंगे और ये y यहाँ आ जाएगा। बस सिंपल है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए 25x, ये 21x यहाँ आएगा, तो 25 माइनस 21 इज व्हाट, 24x, तो ये आ गया आपका 24x विच इज इक्वल्स टू 10,500 में से आप 10,000 को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये पूरी चीज वहां जाएगी, तो ये आ जाएगा 500y और यहां से आप देखेंगे कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, तो देखो 25 में से 21 गए तो 4 बचेगा, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया था, तो यहाँ पे ये आएगा 4x इज इक्वल्स टू 500y। x की वैल्यू हमें मिल गई 500y बाय 4, तो 500y बाय 4 और इस 4 से जब ये 500 कटा तो फाइनली मुझे x की वैल्यू मिलेगी 125y। इसको मैं बोल देता हूं थर्ड पार्ट। ये हमने सॉल्व किया सेकंड को, तो सेकंड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आई है। यहां से इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो हम यहां पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट किसको कहां पे, तो 3 in 1। और अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की वैल्यू यहां डालूंगा, तो x की वैल्यू भी यहां पे आएगी 125y। 125y प्लस 125y विल गिव यू 500। इसको हम एक लिख लेते हैं ब्लैंक शीट पे, देखिएगा 125y एडेड विथ 125y विल गिव यू 500 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 250y और 250y इज इक्वल्स टू 500। यहां से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, तो 500 डिवाइडेड बाय 250, 0 से 0 गया, y की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 2। अब हमने y लिया क्या था, तो y हमने लिया था वेरिएबल चार्ज।
आप देखिएगा वेरिएबल चार्ज 2 रुपए, ये हमारा कॉस्ट आ गया। मतलब कंपनी क्या कह रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पे किसका नाम दिया, हाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारे से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज रही है, वो ये कह रही है कि एक फिक्स चार्ज है प्लस आप जितना भी वॉट यूज करोगे उस वॉट में इंटू 2 कर दो तो वो अमाउंट बिल में ऐड होकर आएगा। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है हाउ मच इज द फिक्स्ड चार्ज पर मंथ, हर महीने फिक्स चार्ज कितना जा रहा है। तो फिक्स चार्ज कितना जा रहा है, ये चीज अगर आप ध्यान से देखें तो फिक्स चार्ज जा रहा है x की वैल्यू थी 125 इंटू y की वैल्यू आई है 2, दैट मीन्स हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 125 इंटू 2, दिस विल गिव यू 250 रुपीज, और x था हमारा फिक्स चार्ज। हम कहेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमसे जो मीटर का एक फिक्स चार्ज ले रहा है, किस चीज का, सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करने का फिक्स्ड चार्ज है, वो फिक्स्ड चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया और वो फिक्स्ड चार्ज फाइनली आ रहा है ₹250। क्लियर है? तो 250 रुपया ये हमारा एक फिक्स चार्ज निकल के आ गया। आंसर देखें तो आप आंसर की तरफ देखिएगा, ऑप्शंस में 125, 200, 250, 500। तो कई स्टूडेंट्स इस प्रकार के सवाल छोड़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं सर डाटा बहुत बड़ा था, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, डाटा जितना बड़ा होता है क्वेश्चन उतना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डाटा दिया था, हमने बस रेशियो का एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज किया, प्रोपोर्शन का यूज किया, और यहाँ पे हमने आंसर निकाल दिया। हमारा आंसर निकला है सी ऑप्शन। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्वेश्चन की वैरायटी कैसी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया हाँ या ना, येस और नो, तो ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो तो फाइनली हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब देखो दोबारा हमें एक मिक्सचर दिया है, किसका, दूध और पानी का मिक्सचर दिया है, और उस पूरा मिक्सचर जो है उसकी क्वांटिटी हमें दी है 30 लीटर्स। तो हमें एक सॉल्यूशन दिया है जो कि 30 लीटर का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ऑफ मिल्क, पहले बात हो रही है मिल्क की, तो मिल्क की हम पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसकी कैपेसिटी हमें कितनी दी है, ये है 30 लीटर्स, ठीक है। हैज 70% मिल्क, इस सॉल्यूशन के अंदर मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो मिल्क जो है वो टोटल कैपेसिटी का 70% है। तो यहां पे हमें बोल रहा है कि मिल्क इज 70% इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल सॉल्यूशन का 70% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 7 इंटू 3 21 लीटर आएगा। तो जो मिल्क की कैपेसिटी है इस सॉल्यूशन में, मिल्क इन सॉल्यूशन, ये हमने कैपेसिटी निकाल ली और ये हमारी आ गई है 21 लीटर्स। मेरे ख्याल से यहां पे किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। आप बताइए मैं पानी कितना ऐड करूं सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क एंड वाटर विल बी इन द रेशियो 3:2। जो वॉल्यूम है वो 3:2 हो जाए। तो यहाँ पे हमें खेलना है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं आप वहां से एक इक्वेशन फॉर्म करो और उस वैल्यूज को उस इक्वेशन के इक्वल आप सब्सटीट्यूट कर दो। ये है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? तो हम उसी मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। देखो मिल्क हमने निकाल लिया 21 लीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं पानी कितनी कैपेसिटी का है, तो वाटर इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि पानी जो है वो अभी था 9 लीटर। क्लियर है? तो पानी कितना है, पानी है 9 लीटर। तो ही तो जाके टोटल 30 लीटर्स का एक सॉल्यूशन बना भाई। 21 लीटर मिल्क के अंदर मैंने 9 लीटर पानी डाल दिया, तो 30 लीटर का टोटल हमारा सॉल्यूशन बन गया। अभी देखना यहां पे अगर मैं रेशियो देखूं तो ये था 21 लीटर मिल्क और अपॉन 9 लीटर वाटर। वो ऐसा बोल रहा है
मैं कितना पानी और ऐड करूं सो दैट मेरा जो सॉल्यूशन का रेशियो है वो 3:2 आ जाए। इस तरीके से ये बोलना चाह रहा है। क्लियर है? तो आप यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो या हिट एंड ट्रायल खेल लो। हिट एंड ट्रायल ये कहता है कि यहां पे जो भी आपको ऑप्शंस दिए वो डाल डाल के आप सॉल्व करके देख लो। मतलब 9 में अगर 6 ऐड करूंगा तो 9 + 6 हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 21/15। 21/15 क्या 3/2 का रेशियो दे रहा है? एक तो ये तरीका, या 9 + y 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 2 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी। ऐसा भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो ये कर लेते हैं भाई, 2 अगर 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 हो जाएगा। 21 × 2 इज 42 और 3 × 9 इज 27। तो ये वैल्यू आ गई 27 + 3y। क्लियर है? 3 के साथ y भी मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये 27 यहां आया तो 42 - 27 = 3y, और 42 में से 27 गए तो 12 में से 7 गए, ये बचा 5, ठीक है, और 3 में से 2 गया, ये बचा 1, 15, और y की वैल्यू फाइनली यहां पर आ जाएगी 15/3, और 3 5 टाइम्स होता है 15, दैट मीन्स मैं 5 लीटर पानी और ऐड कर दूंगा। 9 + 5 करूंगा तो 14 आएगा। देखिएगा 21 + 14 का रेशियो, अगर इसको कट करते 7 से तो 7 3 टाइम्स इज 21 एंड 7 2 टाइम्स इज 14। ये रेशियो निकल के आ रहा है और हमें यही तो रेशियो चाहिए था। दैट मीन्स हमें कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा? तो हमें 5 लीटर पानी ऐड करना होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर है वो अगेन सी ऑप्शन है। क्लियर है? तो इस तरीके से 4 सवाल हमने कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व। टोटल 10 क्वेश्चन है। वीडियो छोटी है, पूरी वॉच करिए, आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ समझ आएगा। तो हमने कर लिए 4 क्वेश्चन। मूव करिए 5th क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं रफ वर्क डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था वो आपके सामने। क्लियर? चलिए मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर आपको रेशियो दिए हैं जहां पे आपसे बोल दिया, मतलब देखो a + b अपॉन XA + YB इज इक्वल्स टू B + C अपॉन XB + YC इज इक्वल्स टू C + A अपॉन XC + YA। मान लो हमें ऐसा कुछ कंडीशन दिया है जहां पे x + y करने पे वैल्यू 0 नहीं आ रही, ठीक है, 0 नहीं आ रही, शुड नॉट इक्वल टू 0, एंड a + b + c करने पे भी मेरी वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो आप बताइए देन ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? ये हर रेशियो किस वैल्यू के बराबर होगा? जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू k इक्वल टू, और इस तरह के कई क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस शीट 1 और 2 में किए हैं। पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपने सारी प्रैक्टिस शीट अगर अटेम्प्ट की है तो ये वैरायटी आपको समझ आ गई होगी। आपको क्या करना है, तो आपको कुल मिला के यहाँ पे a + b अपॉन XA + YB इज इक्वल्स टू B + C अपॉन XB + YC प्लस नहीं, इक्वल टू का साइन दिया है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू C + A अपॉन XC + YA। इस पूरे को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेना है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। और जब भी आपको k की वैल्यू निकालनी है और इस प्रकार से अगर कंडीशंस दी रहती हैं तो आपको क्या करना है, आपको सारे एंटीसीडेंट मतलब सारे न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड करना है और सारे, मैं बोलूंगा जो डिनोमिनेटर्स है इनको आपस में ऐड करना है। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का, ठीक है। तो आपको बेसिकली न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ ऐड करना है, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ ऐड करना है, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिला के वही हमें करना है, वो हम कर देते हैं। देखिएगा a + b + b + c + c + a, सारे एंटीसीडेंट हमने ऐड कर दिए, न्यूमरेटर ऐड कर दिए। डिनोमिनेटर में देखिएगा XA + YB + XB + YC + XC + YA। अभी ये पूरी वैल्यू k के बराबर आएगी, इस कांस्टेंट के बराबर आएगी।
a प्लस ए होता है 2a, b प्लस बी होता है 2b, c प्लस सी होता है 2c। इन सब से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, बोलो, अपॉन, अगर नीचे में देखूं तो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि एक्स ए एक्स बी कॉमन है, मतलब x और x यहां पे भी है, y बी वाई सी, और यहां पे आप देखेंगे तो XC और YA बच रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सारे XA XB XC को साथ लिख दें, तो XA प्लस XB प्लस XC प्लस YB, Y वाली टर्म प्लस YC प्लस YA अगर कर दें, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली रीअरेंज किया है। अगर आप इस चीज को नोटिस करें यहां पर, तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी। न्यूमरेटर तो हमारे पास आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, यहां से तो कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर इन 3 टर्म से मैं बोल दूं मुझे अपने में से x कॉमन दे दो, और इन 3 टर्म से कह दूं कि आप मुझे y कॉमन दे दो, तो ये लोग क्या करेंगे भाई, x कॉमन दे देंगे, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, प्लस y कॉमन दे देंगे तो अगेन ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k। यही हमने किया। देखिए इन 3 टर्म से y कॉमन ले लिया, इन 3 टर्म से x कॉमन ले लिया। अच्छा, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको भी अगर आप कॉमन ले लें तो नेक्स्ट स्टेप आएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और a प्लस बी प्लस सी, ये हमने कॉमन आउट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऊपर नीचे a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, इन दोनों को हम काट देंगे, हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो कि आएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 अपॉन x प्लस वाई, और यही हमारा आंसर है। हमें वही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं इसको व्हाइट कलर के बॉक्स में डाल दूं तो आप देखेंगे हमने चीज़ों को कैसे सॉल्व किया है। हमने सिंपल क्या किया, हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके बराबर एक इक्वल चीज़ निकालनी थी। यही हमें सवाल में बोला था कि ये जितने रेशियोज हैं ये किसके बराबर आएंगे, दिस रेशियोज इज इक्वल टू व्हाट, हमने इक्वल टू के ले लिया। क्लियर। और के की वैल्यू निकालने के लिए सारे एंटीसीडेंट ऐड कर दिए और सारे कॉन्सिक्वेंट हमने ऐड कर दिए, ठीक है। और यही तरीका आपको सिखाया भी गया है थ्योरी लेक्चर में। रफ वर्क में डिलीट कर देता हूं सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो अगेन। चलिए, तो ये था आपका सवाल, आंसर हमने निकाला, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6th क्वेश्चन इस शीट में कह रहा है आपसे द रेशियो ऑफ द शुगर एंड द अदर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, अभी यहां पे देखना, द रेशियो ऑफ द शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इन द बिस्किट। अभी बिस्किट दी हैं, 3 अलग अलग बेकरीज का नाम दिया हुआ है। मॉन्गनीज करके एक बेकरी है, ऐसे कराची करके एक बेकरी है, एंड बेकर्स इन करके एक बेकरी है। ये बेकरी के नाम दिए हुए हैं। क्या क्या 3 नाम दिए, एक नाम हमें दिया है एम, इसको एम एज्यूम कर ले, मॉन्गनीज करके। एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं मॉन्गनीज, ये बेकरी का नाम है। दूसरा जो नाम दिया हमें ये है आपकी कराची बेकरी, और तीसरा नाम हमें जो दिया है वो बेकर्स इन करके दिया है, तो हम यहाँ पे बेकर्स इन लिख देते हैं। चलिए, ये 3 बेकरीज का नाम दिया है, तीनों बेकरीज में एक ही तरह के बिस्किट हमने नोटिस किए। अब जो बिस्किट थे उनमें शुगर कंटेंट और दूसरे कंटेंट, अब ये दूसरे कंटेंट कुछ भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए बादाम हो सकता है, मैदा हो सकता है, उसमें काजू डल सकते हैं, उसमें मिल्क डला होगा, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट भी होंगे। लेकिन हमने उसमें से किसको हाईलाइट किया, हम बोल रहे हैं सिर्फ शुगर को, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया कि 3 अलग अलग बेकरीज हैं, उनमें अगर बिस्किट हम उठाते हैं तो हम देखते हैं जो शुगर का कंटेंट है वो इस रेशियो में है 5:4,
13:12 and 29:24 respectively. The biscuits of which bakery are the sweetest? आप मुझे ये बताइए कि कौन सी बेकरी है जिसके बिस्किट बहुत मीठे होंगे। शुगर कंटेंट पे डिपेंड करता है, जिसमें शुगर ज़्यादा डली होगी वो ज़्यादा मीठे होंगे। तो हम कैसे निकालें? अभी देखो, मॉन्गनीज से जब मैंने बिस्किट पिक किया तो मॉन्गनीज की जो बिस्किट है उसमें शुगर टू अदर इंग्रेडिएंट्स का रेशियो दिया है। कैसे दिया है आप इस चीज को समझना, शुगर अपॉन अदर इंग्रेडिएंट्स, ये क्लियरली मुझे बोला गया है, तो मैंने अदर आईएनजी लिख दिया। ये हमें बोला अदर इंग्रेडिएंट्स, तो ये रेशियो दिया है। मॉन्गनीज बेकरी के अंदर बिस्किट में जो रेशियो मिला वो मिला 5:4 का, ऐसा लिख सकता हूं। 5 शुगर के लिए है और अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें 4 डले हैं, ठीक है। कराची से जो मैंने बिस्किट पिक किया वहां पे मुझे रेशियो मिला 13:12 का, और जो मैंने बेकर्स इन से बिस्किट पिक किया उसका रेशियो मुझे मिला है 29:24 का। तो इस प्रकार से फाइनली आपको यहां पर शुगर इज टू अदर इंग्रेडिएंट्स यहां पे आपको मिले। अब देखो, आपको ये बताना है कौन सा बिस्किट बहुत ज्यादा मीठा है। तो मीठा मतलब न्यूमरेटर की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, और यहां पे 5, 13, 29 इनमें से ज्यादा वैल्यू जिसकी है वो आपका आंसर है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करके आते हैं कि सर जिसकी वैल्यू बड़ी है 29 बड़ा है, आंसर जो बेकर्स इनकी बिस्किट है वो बहुत मीठी है। ऐसा नहीं है, ठीक है। बात को समझो कि शुगर पूछा है, डिनोमिनेटर सबके अलग हैं, और ये मैंने आपको जो पहली थ्योरी पढ़ाई थी रेशियो वाली, रेशियो के अंदर मैंने बताया था बड़ी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब डिनोमिनेटर आपको इक्वल करने होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 24 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 4, 12 एंड 24 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 times 2 is 4, 2 6 times, 2 12 times, again 2 1 times, 2 3 times, 2 6 times, again 2 और again एक 3 आएगा। तो ये आपके फैक्टर्स आए। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 is what? तो 8 into 3 is 24, इसका एलसीएम आ गया आपका 24, ठीक है। अब आपको सारे फ्रैक्शंस को चेंज करना है, डिनोमिनेटर 24 बनाना है। व्हाइट पेन का यूज कर लूं। 5/4 इस 4 को 24 बनाने के लिए आप किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे? तो आप देखेंगे, आप बोलेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 6 नीचे डाला तो वही 6 ऊपर भी डालना होगा। 5 into 6 इज वॉट? 30/24। तो ये रेशियो किसका आया? ये रेशियो आया हमारी इस बेकरी का, मॉन्गनीज रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो निकाल दिया। कराची का बिस्किट का रेशियो क्या आएगा? तो ये आएगा 13/12, 12 को 24 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन और ऊपर नीचे दोनों जगह। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 26/24। और ऐसे ही ये तो ऑलरेडी 24 था डिनोमिनेटर में, इसको मत छेड़ना। रेशियो नोटिस करिए, 30/24, 26/24, 29/24। किसका शुगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है? तो आप कहेंगे सर 30 वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स मॉन्गनीज बेकरी जो है इसका बिस्किट ज़्यादा मीठा है। एकदम डेफिनेटली अगर आपका भी जवाब मॉन्गनीज है तो आप एकदम सही हैं। मॉन्गनीज बिस्किट मतलब यहाँ पे बात हो रही है मॉन्गनीज बेकरी से जो बिस्किट हमने कलेक्ट किए थे वो ज़्यादा मीठे निकलेंगे। तो हमारा आंसर है मॉन्गनीज। क्लियर? मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको नोटिस करो। चलिए, ये भी एक प्यारा सा सवाल, एक डिफरेंट वेराइटी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ₹X इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन, मिस्टर वायु, मिस्टर जल एंड मिस्टर अग्नि। 3 लोगों की बात यहाँ पे की गई है। एक वायु नाम दिया है हमें यहाँ पर, एक हमें यहाँ पे नाम दिया है जल, और तीसरा नाम जो हमें दिया है वो दिया अग्नि। ठीक है, तो वायु, जल और अग्नि के बीच में हमें एक अमाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो अमाउंट हमें दिया X।
इन द रेशियो 3:4:7, और जो रेशियो में दिया है वो दिया है 3:4:7 का रेशियो हमें यूज करना है इस अमाउंट x को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इफ द शेयर ऑफ मिस्टर जल इज ₹5,600, तो हमें यहाँ पे क्लियरली बोला है शेयर ऑफ मिस्टर जल इज ₹5,600। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप बताइए इस x की वैल्यू कितनी है। बहुत सिंपल ओरल सवाल है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे देखो किसकी बात की गई है, आपसे सिंपल पूछा है x की वैल्यू और जल के बारे में डाटा दिया है। तो जल को कितना अमाउंट मिल रहा है 5,600। कैसे मिला इसको ये 5,600? अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो इसको ये जो 5,600 का पार्ट मिला होगा आउट ऑफ x मिला होगा, तो x में से इसको कितना पार्ट मिला, तो x में से इसको कितना पार्ट मिला, तो इसको मिला 3 + 4 + 7 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 14। 3 + 4 + 7 विल गिव यू 14। तो 4 आउट ऑफ 14 पार्ट, 4 आउट ऑफ 14 पार्ट किसी अमाउंट का मैंने टुकड़े कर दिए, कितने 14 पार्ट्स कर दिए, उसमें से जो 4 पार्ट हैं वो निकाल के हमने जल को दे दिया, और 4 पार्ट उस टोटल अमाउंट का कितना है 5,600। इतना आसान सवाल है, यहाँ पे वैल्यू आपको सॉल्व होती हुई मिल जाएगी। फाइनली x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5,600। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, 5,600 डिवाइडेड विथ ये 4 नीचे चला जाएगा और 14 आ जाएगा ऊपर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। 4 से ये 5,600 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 4 1 टाइम्स इज 4, अगेन 16, 4 4 टाइम्स इज 16, 2 0। तो आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 1400 मल्टीप्लाइड विथ 14, और 14 से 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से 14 मल्टीप्लाई करने पे ये आपकी यूनिट प्लेस पे आएगा 6, तो मैं कहूँगा इसका आंसर भी D आएगा। 4 × 4 is 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 5 क्रॉस 1 × 4 1 × 5, तो देखिए 196 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 19600। ये किसकी वैल्यू आई है, उस अमाउंट की आई है जिसको तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आंसर फाइनली आ रहा है डी ऑप्शन। सिंपल ओरल सवाल, हमें 3 लोगों का नाम दिया था, रेशियो दिया हुआ था, रेशियो का हमने सम टोटल किया, ये सम टोटल 14 आ गया। 14 हमें पर्टिकुलर जल की बात की तो शेयर ऑफ जल हमें 5,600 दिया हुआ था, वो 5,600 का, ठीक है, 4th पार्ट 4 आउट ऑफ 14, तो 4 आउट ऑफ 14 मल्टीप्लाइड विथ x विल गिव यू 5,600। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने कर लिया है सॉल्व। फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर आनंद, क्या नाम दिया है, मिस्टर आनंद एंड मिस्टर मिलिंद, ठीक है, और ये रेशियो में दिया 9:10। क्या दिया है हमें, मंथली इनकम दी है, द मंथली इनकम। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मंथली इनकम सिर्फ एक पर्सन की बात करूं तो मंथली इनकम ऑफ आनंद कितना आएगा, आनंद की मंथली इनकम यहां पे निकल के आएगी 9x। हम एक अननोन क्वांटिटी जब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यहां पे ये आ जाएगा मंथली इनकम ऑफ आनंद के बाद कौन है, मिलिंद, तो ऑफ मिलिंद, और ये वैल्यू हमारी निकल के कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 10x, 9x 10x, आनंद और मिलिंद की मंथली इनकम निकल के आ गई। अच्छा, फिर बोला है द रेशियो ऑफ देयर मंथली सेविंग्स। अभी मंथली सेविंग्स का भी बात हो रही है, तो मंथली सेविंग लिख लेते हैं, तो मंथली सेविंग ऑफ आनंद की मंथली सेविंग कितनी है, अगेन वो भी रेशियो हमें 9:10 दिया है, बट यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी डालोगे वो x नहीं है, वो y होगी, क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये सेविंग का रेशियो है और ये रेशियो अलग है,
दिया 9:10 ही है, बट ये रेशियो दिया है किसका, ये इनकम का रेशियो दिया है, और ये रेशियो दिया है किसका, तो ये रेशियो दिया है सेविंग का। तो यहाँ पे हम कहेंगे मंथली इनकम ऑफ आनंद इज 9x, मंथली इनकम ऑफ मिलिंद इज 10x, मंथली सेविंग ऑफ आनंद इज 9y, एंड मंथली सेविंग ऑफ मिलिंद ये हमें दिया है 10y। क्लियर है? तो 9x 10x 9y 10y ये हमारी मंथली इनकम एंड मंथली सेविंग निकल के आ गई। चलिए मूव करते हैं। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर, ये कह रहा है अगर मंथली एक्सपेंडिचर मिस्टर मिलिंद का 15,000 है, तो यहाँ पे आप बात समझिएगा, एक्सपेंडिचर की बात की गई है, मतलब खर्चों की बात की गई है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मिलिंद का खर्चा कितना दिया है, तो मिलिंद का खर्चा दिया है 15,000 रुपया। 15,000 मिलिंद क्या कर देता है, खर्च कर देता है। अगर मैं सिर्फ मिलिंद की बात करूं तो मिलिंद का 10x जो है वो इनकम है, उसका जो सेविंग है वो 10y है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो 15,000 है। क्या इन तीन चीजों को देख के मैं एक इक्वेशन फॉर्मेशन कर सकता हूं? वो इक्वेशन क्या बनेगी, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब कितनी इनकम हो रही है, उसमें से आप कितनी सेविंग कर पा रहे हैं। तो इनकम माइनस सेविंग, अगर मैं ऐसा करूं यहां पर कि इनकम माइनस सेविंग विल गिव यू एक्सपेंडिचर, तो ये एकदम सही होगा लिखना, और वही हमने लिख दिया। ठीक है, तो इनकम कितनी थी, इनकम थी इसकी 10x, तो 10x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 15,000, और ये वैल्यू निकल के आएगी x माइनस वाई की कितनी, 1500, 1500। इसकी एक इक्वेशन फॉर्मेशन हम यहाँ कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर फाइनली हमने x माइनस वाई इक्वल टू 1500 एक इक्वेशन लिख दी। अभी आगे क्या बोल रहा है, आप बताइए, देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर आनंद। आप बताइए आनंद का मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो ये जो कहानी थी, ये थी कहानी मिलिंद के लिए। यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये कहानी थी मिलिंद के लिए, और अब हम आ जाते हैं आनंद के एक्सपेंडिचर पे। तो आनंद का जो एक्सपेंडिचर है वही सेम चीज, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 9x इनकम है। ठीक है, और इसमें से अगर वो सेविंग कर रहा है 9y, तो इसका मतलब ये उसका एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, और यही हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना आएगा। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ऐसे कर देते हैं। अभी ये 9 x माइनस वाई का साथ छोड़ेगा तो एक्सपेंडिचर के नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आप ऐसा करिए कि अगर अनंत का एक्सपेंडिचर निकालना है तो 9x माइनस वाई की वैल्यू 1500 यहाँ पे डाल दीजिए। तो अगर इस 1500 को यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, ये चीज मैं कर देता हूँ 2, सेकेंड इक्वेशन। तो 1 इन 2 अगर ये एक्शन में लेता हूं तो 1 इन 2, तो 9 ब्रैकेट में 1500 विच इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ आनंद। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो 9 इंटू 1500 इज व्हाट, तो 9 इंटू 00 इज 00, 9 इंटू 5 इज 45, 4 ऊपर कैरी, 13,500। इतना खर्चा किसका है, ये आनंद का खर्चा आ गया 13,500। हमारा आंसर है डी ऑप्शन। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आपके सामने आया, डी ऑप्शन। 13,500 रुपए आनंद का खर्चा है। वो कमाता कितना है, वो खर्चा कितना कर रहा है, वो सेविंग कितनी कर रही है, वो बात नहीं हो रही। सिंपल हमें खर्चे की बात करनी थी तो हमने खर्चा निकाल दिया। ठीक है, बाकी हो सकता है ये सवाल में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर दें और वो आपको बोल दें कि इसका सेविंग निकालिए या इसकी इनकम कितनी है वो निकालिए। उस केस में आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए x और y, आपको जो भी मिलती है वैल्यू, तो दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मिस्टर दुर्योधन एंड मिस्टर दुष्यना इज 5:4। तो यहाँ पे दुशासन दिया है और दुर्योधन दिया है।
अच्छा, दो नाम दिए हैं, थोड़ा सा ये पुरानी चीजें, मतलब यहाँ पर महाभारत तो ये सब कुछ बीच में ला रहे हैं, ठीक है। तो करेक्टर्स के नाम ऐसे दिए इन्होंने। अच्छे सवाल है, आपको ध्यान देना जरूरी है। किसके एजेस का प्रेजेंट रेशियो दिया है ये आपको देखना जरूरी है। तो प्रेजेंट एजेस दी हैं, इसको भी मार्क कर लीजिए। प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है, तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस आपको दिए हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ दुर्योधन, ठीक है, अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ दुशासन। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो हमें दिया है 5:4 का, तो 5:4। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज है दुर्योधन की, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ दुर्योधन इज 5x, और यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पे नाम दिया था दुशासन, DHUSHY। चलिए, तो ये हमें दिया था कितना, 4x, ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस है। Which of the following can not be the ratio of their ages 5 years ago? After 5 years, अच्छा 5 years ago, तो 5 साल पहले की बात हो रही, बिफोर 5 years पे आ जाते हैं। तो बिफोर 5 years की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बिफोर 5 years इनकी प्रेजेंट एज से -5 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एज ऑफ दुर्योधन इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट एज में से 5 साल पीछे चले जाओ, और ऐसे ही एज ऑफ दुशासन इज व्हाट, इसकी प्रेजेंट एज से भी आप 5 साल पीछे चले जाओ। इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसमें से क्या नहीं हो सकता, तो यहां पे 5x - 5 इज अपॉन 4x - 5। हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ेगा। फर्स्ट केस तो 4:3, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्या ये रेशियो आएगी, ठीक है, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। और यहां पे हमसे यही पूछा है विच कैन नॉट बी द, ठीक है, फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो। तो कैन नॉट बी द रेशियो, अगर x की वैल्यू किसी भी रेशियो डालने पे नेगेटिव आ रही है तो आप कहेंगे वही आंसर है। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 5 इज 15, तो ये हो जाएगा 15x - 15 विच इज इक्वल्स टू 16x - 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 15x - 16x विल गिव यू -x विच इज इक्वल्स टू -20 + 15 विल गिव यू -5। दोनों तरफ नेगेटिव साइन कट जाएगा, x की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहां तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सेकंड को चेक कर लेते हैं, तो सेकंड में भी अगेन 5x - 5 अपॉन 4x - 5 इज इक्वल्स टू 3:2। तो 3/2 रेशियो को अगर मैं चेक करता हूं तो ये आ जाएगा 10x - 10 विच इज इक्वल्स टू 12x - 15। क्लियर, तो 10x और ये 12x यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा -2x विच इज इक्वल्स टू -15, ये +10, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, नेगेटिव नेगेटिव हट गया, x की वैल्यू अगेन कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जो नहीं है वही आंसर है। तो यहाँ पे तो दोनों केस में देखो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, 9:7 का रेशियो चेक करते हैं। तो 9:7 का रेशियो चेक कर लेते हैं, तो हमारा रेशियो था 5x - 5 अपॉन 4x माइनस, आ जाते हैं पीछे, तो ये था हमारा 4x - 5, 4x - 5, और रेशियो हमें क्या दिया है थर्ड वाले में, ये दिया 9:7 का। तो थर्ड वाला हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है 9:7, देखिएगा, यस 9:7 दिया है। 7 × 5 is 35x - 35 which is equals to 9 × 4, तो 9 × 4 is what, 36x - 45। इसको सॉल्व करेंगे, 35x - 36x,
तो यहाँ पे माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू -45 एंड +35, तो ये वैल्यू भी हमें देखिए पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ पे 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 3 गए 10, ये नेगेटिव कट गया तो x की वैल्यू अगेन 10 आ रही है। तो हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। 5x - 5 अपॉन 4x - 5 और ये रेशियो हमें फोर्थ वाले में दिया है 8:7, तो ये 8:7। इसको चेक कर लो, आंसर पक्का आपका नेगेटिव आ रहा होगा। चेक करते हैं। 7 × 5 इज व्हाट? 35x - 35 which is equals to 8 × 4 is what? 32x minus 5 × 8 is 40। तो इस रेशियो को अगर करता हूं तो 35x 32x यहाँ आ जाएगा, तो ये 3x which is equals to -40 + 35। तो यस देखो यहाँ पे 3x की जो वैल्यू है वो -5 आ रही है। तो देखो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो ये जो ऑप्शन है ये रेशियो आपका गलत दिया है। इट कैन नॉट बी द रेशियो 5 years ago। 5 साल पहले की बात करें तो ये रेशियो नहीं बन सकता। मैं ऐसा बोलूंगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका फोर्थ पार्ट है, 8:7। क्लियर? तो यहां पर आ जाते हैं सवाल के ऊपर, डी ऑप्शन। क्लियर? तो यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं 8:7 इज योर आंसर। कैन नॉट बी द रेशियो, तो 8:7 कैन नॉट बी द रेशियो। ये तीनों का रेशियो जो था ये पॉजिटिव आ रहा था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9th लास्ट सेकंड क्वेश्चन भी आपने कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। इस शीट का सबसे आखिरी सवाल आपको क्या बोल रहा है वो भी चेक करिए। What must be added to both the terms x is to y? ऐसा क्या ऐड करूं इन दोनों के साथ? तो x is to y के साथ ऐसा क्या ऐड करूं, ठीक है, so that the resultant ratio is inverse of the given ratio। ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा वो इनवर्स हो जाएगा किसका? दिए हुए रेशियो का। तो इसकी वैल्यू y/x हो जाए। ऐसा क्या ऐड करूं? तो ये था सवाल, सिंपल। तो यहां पे अब आप देखिएगा ये चीज जो हमें चाहिए, हम बोलते हैं लेट k बी एडेड। मैं बोल देता हूं x + k कर दो और यहाँ पे y + k कर दो, और ऐसा करने पे ये रेशियो जो है ये पलट जाएगा, y/x हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ द गिवन रेशियो, गिवन रेशियो क्या है? x is to y, और इसका इनवर्स वैल्यू आ जाएगी y/x। तो इस k को फाइंड करना है। k को फाइंड करने के लिए देखो x यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो x + k, और y के साथ मल्टीप्लाई होगा y + k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + kx which is equals to y² + ky। ठीक है, अभी x² - y², तो x² - y², और यहां पे आ जाएगा ये ky - kx। क्लियर है? और यहां से अगर k कॉमन ले लें तो क्या मैं बोल सकता हूं x² - y² इज इक्वल्स टू k कॉमन y - x। और यहां पे अगर k निकालना है तो ये हो जाएगा x² - y² अपॉन y - x विच इज इक्वल्स टू k। ये आपका आंसर है। ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शंस पे आप नोटिस करेंगे कहीं भी ऐसा नहीं दिया, तो इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो देखो x² - y² का मतलब होता है x + y x - y। आइडेंटिटी आपको याद आ गई होगी। तो x² - y² का मतलब है x + y x - y अपॉन y - x को क्या मैं लिख सकता हूं? x - y, और यहां से एक नेगेटिव साइन में बाहर ले लूं, कोई डाउट नहीं। अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं तो y - x कैन बी रिटन एज x - y। x - y से x - y कट जाएगा, और यहां पे फाइनली मेरा आंसर आएगा -x + y इज इक्वल्स टू, ये है जो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर अब देखूं तो यस मेरा आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, -x + y। माइनस कॉमन है बाहर, ब्रैकेट के अंदर x + y। एक बहुत अच्छा सवाल, और इस तरह के सवाल मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव लेवल में ज़्यादा मनपसंद होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो फाइनली यहाँ पर आपने खत्म कर दिए हैं 10 सवाल। एक छोटी वीडियो आपके सामने, आप पूरे क्वेश्चंस वॉच करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे लग रही है, और उम्मीद करता हूँ आपने पहले की 4 शीट पूरी सॉल्व की होंगी। ये 5th शीट थी, और 6th शीट को भी सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को मिलती है सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में। कैसे सर, कहाँ पे अरेंज मैनर में हम देख सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट? तो इसके लिए आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए magnetbrains.com। इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। आप तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की, तो यहाँ पे अगर आपको फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स मिलेंगे जो कि सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। NTSC का एग्जाम हो, ओलंपिड का एग्जाम हो, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपका CUT का एग्जाम हो, चाहे आपका IIT JEE का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, मैग्नेट ब्रेन्स रेडी है अपने पूरे कोर्स के साथ। क्लियर? तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन, तो आप अगर हैं 7th 8th 9th 10th की, आपका सपना है IIT JEE क्रैक करने का, तो डेफिनेटली ये फाउंडेशन कोर्स आप ही के काम का है। आप IIT JEE पे क्लिक करिए। आपके सामने आपके सारे टीचर्स, हायर क्लासेस 11th 12th और 7th 8th 9th 10th के लिए भी आपके पास सारे टीचर्स हैं। ठीक है, फिजिक्स धीरज सर द्वारा, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए ऋषभ सर हैं, और मैथ्स तो आपको अपने अभिषेक सर के द्वारा मिल ही रही है। तो अभिषेक कुमार मेरा पूरा नाम। आप मेरी फोटो के नीचे आएंगे, यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स पे। ऐसे सारे टीचर्स के आपको टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है, उन टीचर्स की फोटो के नीचे आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए। उन टीचर द्वारा पूरे टॉपिक्स, यहाँ पे जब आपको टॉपिक्स देखते हैं, टॉपिक्स को क्लिक करेंगे तो एक अरेंज मैनर आपको मिलेगा। टॉपिक्स के अंदर सारे सब टॉपिक्स का कंप्लीट थ्योरी, उन थ्योरीज के साथ हर टॉपिक की डीपीपी के साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस शीट, 1 शॉर्ट रिवीजन, ठीक है, और आपको टेस्ट पेपर, सब कुछ मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए, वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, वो भी 100% फ्री कोर्स, किसी तरह का कोई चार्जेस हमें कहीं पे नहीं करना। क्लियर? हमें सिर्फ करने हैं 3 छोटे काम, और वो 3 छोटे काम आप क्या करेंगे, तो अभी जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट डेली जो नए नोटिफिकेशन आते हैं वो पहले आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। तो वो 3 छोटे काम मैंने आपको समझा दिए हैं, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये 3 छोटे काम करिए बस, आपको कोई चार्जेस कहीं पे नहीं करने हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 6 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।